फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं। सार संग्रह में रहने वाला है इकोनॉमिक्स रहेगा, क्योंकि आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करवाएं, उसके बाद साइंस को, फिर मैं साइंस को भी कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का ही टॉपिक दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एडम स्मिथ को। बिल्कुल आराम से चलेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। दिया जाता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड है, इसलिए आप लोग गौर करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। यही हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता है। कृषि की प्रधानता है, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है तथा बढ़ती बेरोजगारी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। हमारा अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स से। वन अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आपने सुना होगा वन अर्थव्यवस्था, तो यह होता है आयात निर्यात गतिविधियां न होना, ना आयात होना ना निर्यात होना, दोनों का दोनों कुछ भी नहीं हो पाना। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, पुलिस हो या फिर बीपीएससी हो। कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन और उत्खनन आते हैं। वही द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। वही तृतीय सेक्टर में सेवा क्षेत्र आते हैं। इसका एग्जाम्पल है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। यह सब तृतीय सेक्टर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अभी हमने बात भी किया था, वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वह क्या कहलाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उत्तरी कोरिया को देखते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यह शामिल किया जाता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। और किसे प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। इसे भी आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे। आगे है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, जब पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट इकोनॉमी में। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स यह जो
पार्ट है, यह बहुत ही थोड़ा हार्ड है, इसलिए इस पर ध्यान दे करके पढ़ना पड़ रहा है। 1-2 बार इसे हम रिपीट भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को याद हो सके। आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं। 2022 के अनुसार नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है, यूएस ट्रिलियन डॉलर में है। ये सब देखना चाहे तो देख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी, पाँचवें स्थान पर भारत, छठे स्थान पर यूके, सातवें स्थान पर फ्रांस, 8वें नंबर पर कनाडा, 9वें नंबर पर इटली और 10वें नंबर पर है कोरिया। इसे कम से कम 5 को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। आगे है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक अक्टूबर 2022 में यह दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आर्थिक समृद्धि कहलाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो यह आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी देश में पूंजी का निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? बताइएगा। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो यह प्राप्त की है वर्ष 2006-07 में। कितना? तो 9.7%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो हो जाएगा क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ हो जाएगा और आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ होगा। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास के मुख्य संकेत मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो वर्ष 2006-07 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी? तो रही थी सबसे कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 7.8 रही। आर्थिक विकास सर्वाधिक 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आर्थिक विकास दर। आगे दिया गया है मानव विकास सूचकांक 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 20वें स्थान 132वां था। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस ने किया था वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था? तो GR कैसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो माना जाता है मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक।
आगे है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? तो UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? HDI मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो यह क्वेश्चन आता है बार बार प्रैक्टिस सेट में बिहार द्रोह का। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा कितना रखा गया है? 20 वर्ष ली जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक में अधिकतम आयु 85 वर्ष और न्यूनतम आयु 20 वर्ष, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का स्थान प्रथम था? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का स्थान प्रथम? तो स्विट्जरलैंड। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यह क्या कहलाता है? तो सतत आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। अब इसे भी देखते हैं, नेशनल इनकम क्या है? किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। एक बार फिर से, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1939 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर। नेक्स्ट है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? बचत करता है घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो हो जाएगा भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है अपना बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब? 1867-68 में इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 रुपया बताया था। एक बार फिर से देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया। आगे है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा का। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO जो है गरीबी और बेरोजगारी का निर्णय लेता है। का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तय लिया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जून को। किसके जन्मदिन पर? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। आगे दिया गया है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह भी बिहार दरोगा में प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे और बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से। और यह PPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है?
एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे दिया गया है C+I+G x-m, जहाँ उपभोग C है, सकल निवेश I है, सरकारी व्यय G है और निर्यात X है और आयात M है। यहाँ पे देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो यह है 6वीं अर्थव्यवस्था भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? संकलित जीडीपी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत? लगभग 46% योगदान है। कितना? 46%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की थी? तो सी रंगराजन समिति। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? या चेंज कर दिया गया है, वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो V.K. रॉ के द्वारा किया गया था वर्ष 1931-32 में। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसे भी देखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगले वीडियो में और भी बहुत धीरे से चलेंगे या फिर जैसा बोलेंगे वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है, गौर करिएगा, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एवं निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। अब इसका आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने। कब? वर्ष 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? क्या करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्या किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 से। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो हो जाएगा हैरान डोमर योजना पर। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? क्या की गई थी? प्रथम योजना के समय। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
आगे है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? यह माना जाता है पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट है, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावित था? अनवरत योजना 1978 से लेकर के 1980 के बीच, 1978 से लेकर के 1980 अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ऋणात्मक विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में का विषय बनाया गया। एक बार फिर से, भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। आर्थिक सामाजिक नियोजन किस में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा। यहाँ पर दिया गया, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल के द्वारा किया गया था अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आया है, द एशियन ड्रामा पुस्तक किसका है? तो यह गुरनार मिर्डल का है। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? यह हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में, ग्रॉस नेशनल इनकम में, कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आप लोग को पता ही होगा, 1974 से लेकर के 1978 तक ही चला था और यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? गरीबी हटाओ, यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो यह था आगत निर्गत मॉडल पर। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। एक बार फिर से, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग कब लाया गया था? तो पता ही होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRPD के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना, चलिए देखते हैं इसे भी। यहाँ से दिया गया है, मुख्य उद्देश्य भी दिया गया है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका जो काल था, देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये तो ध्यान ही रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951 और 5 जोड़ेंगे तो 1956 तक चला था। 1951 से लेकर के 56 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और क्या था? तो उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण था। उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961, एक साथ जोड़ेंगे, 1961 तक चला था। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या उद्देश्य रखा गया था? तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास। अब है तीसरा पंचवर्षीय योजना, यह चला था 1961 से लेकर के 1966 के बीच और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, असमानता में कमी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, अब आता है 3 एक वर्षीय योजना, 1966 से लेकर के
1966 से लेकर के 69 तक एक एक वर्षीय योजना चला था। कब से कब तक? 1966, 67, 1966 से लेकर के 69 तक 3 एक वर्षीय योजना चला था। नेक्स्ट है 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वर्ष। हाँ, नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल है यह हो जाएगा 1969 से लेकर के 1974 तक, और इसमें उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता करना और सामाजिक समानता स्थापित करना। वही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक था, लेकिन इसे एक वर्ष पहले ही 1978 में ही समाप्त कर दिया था। तो इसलिए क्वेश्चन आता भी है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? तो यह थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। नेक्स्ट है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना जो लाई गई थी 1 अप्रैल 1979 से लेकर के 1980 तक। यहाँ पे है, अब चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 78 से 80 होना चाहिए था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 85 और निर्धरता का उन्मूलन, असमानता में कमी लाना, आधारित सूचना का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक चला था, और सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के नए अवसरों सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। अब आता है दो एक वर्षीय योजना। हाँ, 2 एक वर्षीय परियोजना 1990 से लेकर के 92 एक वर्ष का था। वहीं पे वार्षिक योजना था 1979 से लेकर के 1980। यहाँ पे है 2 एक वर्षीय योजना कौन कौन सा? 1990 और 1992। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से लेकर के 1997, और इसका उद्देश्य शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं का सुदृढ़ करना। अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1997 से लेकर के 2002 तक था, और इसका उद्देश्य कृषि ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक किसमें था? 9वीं पंचवर्षीय योजना। वही 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया तो 2002 से लेकर के 7। इसका उद्देश्य उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में लगातार सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, और इसका उद्देश्य बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण करना, यह सब 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 2012 से लेकर के 2017 का जो काल है 12वीं पंचवर्षीय योजना कहलाता है, लेकिन हालांकि इसी के बीच में ही इसका स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया था, और इसका उद्देश्य तीव्र सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि का उद्देश्य था। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है यहाँ पे दिया गया है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? क्या माना गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना विकास लाया गया था? तो 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में 12 जुलाई 1982, डेट याद रखेंगे, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। 1982 में ही नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? क्या की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था बताइएगा।
सर्व शिक्षा अभियान लगता है 2002 में लाया गया था, एक बार कंफर्म करेंगे, मेरे दिमाग से निकल गया है। सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? 2002 में ही आई थिंक लाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्या हो जाएगा? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। अब इसे भी देखते हैं। वीडियो आप पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? क्या होता है? धातु मुद्रा। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो यह हो जाएगा धातु मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति, ये कहलाती है गर्म मुद्रा, हॉट मनी कहलाती है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब के लिए किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सांतोशी नाकामोतो ने। यहाँ पे फिर से, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? तो यह जानते ही होंगे, 30%। 30%। आगे है, भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। यहाँ पे गौर करिएगा, भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। RBI द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। यह सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। जारी नोटों पर कितने भाषाओं का प्रयोग होता है? तो यह 17 भाषा। कितने भाषा? 17 भाषा। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब लाई गई? तो 1957 ईस्वी में। पहले 16 आनों में विभाजित था, 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांट दिया गया। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR उदाहरण है। क्या हो जाएगा? कृत्रिम मुद्रा का, आर्टिफिशियल मनी का। नेक्स्ट है, मुद्रा पूर्ति की माप। अब यहाँ इसे देख लीजिएगा, यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है और BPSC में M1 में क्या क्या होता है? तो लोगों के पास मुद्रा व सिक्के और प्लस बैंकों के पास नगद जमा। तीसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। यह सब M1 में आता है। M1 में क्या क्या आता है? गौर करिएगा, लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, सकीर्ण मुद्रा, यह M1 में आता है। और M2 में क्या आएगा? तो M1 का सारा आ जाएगा और इसके साथ साथ डाकघरों में मांग जमा। M3 में M1 के साथ साथ बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। नेक्स्ट है M4 में आ जाएगा M3 में क्या क्या था? तो M1 भी था, बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं भी था और डाकघरों में कुल जमा, यह सब M4 में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तरलता की दृष्टि से भी क्रम देख लीजिएगा। सबसे तरलता M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3 और उसके बाद M4 है। ये तरलता की दृष्टि से क्रम दिया गया है। सबसे तरलता M1 का ही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम गवर्नर थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। इसे करंट के अनुसार से आप लोग याद रखेंगे। आगे है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? हार्ड करेंसी, जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसे कहते हैं हार्ड मनी। जैसे कि डॉलर जो है यह हार्ड मनी है। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे परिभाषित किया जाता है आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा के विनियम से।
पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो ऐच्छिक मुद्रा के विनियम से। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो ढलाई होती है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। नेक्स्ट है 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। वही जबकि अन्य जो नोट होते हैं, अन्य करेंसी नोट जो होते हैं, यह आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो पॉल एंजिंग ने। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी कब जारी की? डिजिटल करेंसी कब जारी की थी? तो 1 नवंबर 2022 को। ये रुपया कब जारी हुआ था? तो 1 नवंबर 2022 को सीतारमन के द्वारा जारी किया गया था। नॉन फंजिबल टोकन से क्या तात्पर्य है? नॉन फंजिबल टोकन से क्या तात्पर्य है? तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो यह नीदरलैंड में वर्ष 1609 में। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो हुआ था नीदरलैंड में 1609 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935, जबकि पुनर्गठन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। हाँ, 1 जनवरी 1949 को। कभी कभी याद जो होता है वो भी दिमाग से निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व की स्थापना तो हो गया। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो यह किया था चेम्बरलिन आयोग ने। और कब किया था? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो वर्ष 1921 ईस्वी में। वर्ष 1921 ईस्वी में। भारत में विदेशी विनियमन संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है 10,000 रुपये तक का। बस 10,000 रुपये तक का ही नोट छाप सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी गई है? विश्व के किस बैंकों को केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी गई है? तो दिया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड को समझ सकते हैं, मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दिया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो निर्धारित है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। नेक्स्ट है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना होगा, 85 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष होगा, जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का सोना होगा, 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तय किया गया था वर्ष 1975 में। वाणिज्य पत्र कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? तय हो जाएगा कॉरपोरेशन उद्योग के लिए, निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकों के वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? YH मालेगांव समिति। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है। लेखा वर्ष की अवधि जो है यह 1 जुलाई से 30 जून। लेखा वर्ष यह हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून।
आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा और इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। अब चेंज हो गया है, गौर करिएगा, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक अब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 महीने का ही अवधि का रहा था। जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने तक का ही रहा था। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम है मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्यिक बैंक की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह जो है इस तरह से होता है, इस तरह से चिन्ह होता है और इसका जो डिजाइन तैयार किया है यह डी उदय कुमार ने तैयार किया है। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है और इसका चिन्ह किसने तैयार किया है? डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग संरचना में सुधार से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? यह आया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय है। एक है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। 4 मुद्रणालय हैं, कौन कौन सा? तो देवास, नासिक, मैसूर और साल्बोनी। आगे हमने बात किया था सिक्का ढालने का। भारत में केंद्रीय बैंक या फिर बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? प्रथम महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक ने। निजी अगर पूछा जाए तो यह एक्सिस बैंक हो जाएगा और सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, एक है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। एक बार फिर से, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक है। स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। चलिए हो गया। यहाँ पे दिया गया विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक है। स्वेरिजेस बैंक रिक्स बैंक है विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक, स्वेरिजेस रिक्स बैंक। इसकी स्थापना 1668 में की गई थी। कहाँ है? तो यह स्वीडन में की गई थी। स्वेरिजेस रिक्स बैंक, थोड़ा सा नाम मुझे टेढ़ा लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो पूर्व गवर्नर थे यह थे मनमोहन सिंह और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का व्यावसायिकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? यह हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोची, केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी।
प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। यहाँ पर दिया गया फिनेजी, लैंडबॉक्स, लिडन क्लब, रूपी सर्कल और फेयरसेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो फिनेजी है, लैंडबॉक्स है, लिंडन क्लब है, रूपी सर्कल है और फेयरसेंट है। भारत में किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालय नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, जैसे सिक्किम में नहीं है और गोवा में नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की है? तो चलती फिरती एटीएम की शुरुआत की आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? यह गठन किया गया है नायक समिति। कब? 1993 ईस्वी में। 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त करवाता है? यह करवाता है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है बेसल मानक का। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर वर्ष 1982 ईस्वी में 12 जुलाई 1982, डेट याद रखेंगे, 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए आगे है, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों का पहुंचना। की समिति के अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है। यह हो जाएगा नरसिम्हन समिति। सरकारी साख समिति का ढांचा कैसा है? सरकारी साख समिति का ढांचा त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निष्पादन के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? यह की गई थी ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है इरादतन चूककर्ता के नाम से, विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल देश का प्रथम राज्य है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। केरल देश का प्रथम राज्य है जहाँ सभी परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित किया गया है। और तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गाँव है। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है? यह करता स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह झाग में किया गया था। झाग कहाँ है? तो पंजाब में। बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की स्तुति पर की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति के स्तुति पर की गई थी? तो A.D. गोरावाला समिति के अनुशंसा पर, वर्ष 1952। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। लगातार बोलने से फिर कन्फ्यूजन होने लगता है। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगी, 1 घंटे का काफ़ी है। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसे समाप्त कर लेंगे। असंगठित क्षेत्र की अशिक्षितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? यह हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और केरल में कुदुम सरी जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए थे।
एक फिर से गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और केरल में कुदुम सरी जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। अब आगे है मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। 1-2 वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साइंस को भी मैं स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि आप लोग साइंस के लिए भी कमेंट किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।